Good morning to all students and welcome back to online classes of IPSC school and our today's topic is cytoplasm। तो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म क्या है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप की सेल्स है हमारे सामने। दिस इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज़ प्लांट सेल एंड दिस इज़ एनिमल सेल। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक फ्लूइड होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें ये इसकी आउटर कवरिंग होती है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम कह सकते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में एक और कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। तो यहाँ पर ये कवरिंग हो गई आपके सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पर ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई आपकी सेल वॉल। और यहाँ पर इसके अंदर प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होती है, ये सेंट्रल वैक्यूल है और सेंट्रल वैक्यूल की प्रेजेंस के कारण प्लांट सेल में थोड़ा सा न्यूक्लियस साइड में अरेंज होता है, ये साइड में अरेंज न्यूक्लियस है यहाँ पर। तो इस न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बीच में मिलने वाला जो फ्लूइड है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसी फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसकी आउटर कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म। ये मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में मिलने वाले फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसके कहाँ ये पोजीशन होता है, इसका कैसा केमिकल कंपोजिशन होता है, ये हम नोट्स के थ्रू स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पोजीशन की ये साइटोप्लाज्म कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस तरह का इसका नेचर होता है। तो सबसे पहले पोजीशन देखते हैं, इट इज़ एन एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब होता है बिना किसी शेप का, बिना किसी आकृति का। एंड होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है समजातीय या एक जैसा। कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस है बिटवीन द पीएम। पीएम का मतलब होता है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो ये इसका पोजीशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक इसका फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और दूसरा होता है इसका लिविंग पार्ट होता है। डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो माइक्रो स्ट्रक्चर होती है उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म डिफरेंट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, या इसके अदर नेम्स हैं हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल। तीन नेम है इसके, मैट्रिक्स बोल सकते हैं आप, हाइलोप्लाज्म बोल सकते हैं या साइटोसोल बोल सकते हैं। तो इट इज़ ग्राउंड सब्सटेंस इन विच इज अगेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर डेंसर। आउटर पार्ट जो है वो इसका डेंस होता है, गाढ़ा होता है, एंड नॉन ग्रेन्युलर, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा जेल। मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक सेल है और ये इसका मान लिया न्यूक्लियस है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, तो इस साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट हो गए। मीन्स ये जो साइटोप्लाज्म है इसका मैट्रिक्स है, तो अपर जो मैट्रिक्स है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ये ज़्यादा डेंस होता है, और न्यूक्लियस की और जो मैट्रिक्स होता है ये गाढ़ा कम होता है, इसमें गाढ़ापन कम होता है। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म, बाहर की ओर वाला एक्टोप्लाज्म और नीचे की ओर वाला एंडोप्लाज्म। एंड द इनर फ्लूइडी एंड ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्म, और इसको जो अदर नेम है इसका वो है प्लाज्मा सोल। तो टू बीइंग इंटर कन्वर्टिबल, इंटर कन्वर्टिबल का मतलब है ये आपस में कन्वर्ट होते जाते हैं, और इनका जो कन्वर्ट होना होता है उसको बोलते हैं एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं साइक्लोसिस। वाटर फॉर्म्ड अबाउट 75 to 85% ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो कंपोजिशन है वो किसका है, वाटर का है, जो कि 75 से 80% पार्ट इसका बनाता है। और अगर इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अलावा फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ मिनरल भी प्रेजेंट होते हैं। इट शो, स्ट्रीमिंग का मतलब एक बहना
बहता हुआ एक मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। मीन्स एक्टोप्लाज्म के सब्सटेंस एंडोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्म के सब्सटेंस एक्टोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, विच हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। यानी कि साइक्लोसिस के थ्रू जो सब्सटेंस है, रॉ मटेरियल्स है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा एक वर्ड आता है यहाँ पर ER। ये ER एक्चुअली में एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि इसी मैट्रिक्स के अलावा इस साइटोप्लाज्म में मिलने वाली लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है, और उन्हीं लिविंग स्ट्रक्चर्स में से एक होती है ER। इसका पूर्ण नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिस्कवर्ड की गई थी, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था पोर्टर, और ये इसके हेल्पर थे जिनको बोलते हैं कॉर्कर्स। ये 1945 में इनमें मेन रोल पोर्टर को जाता है। अब इसके फंक्शन देखें तो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स क्या करता है, तो मैट्रिक्स इज सीट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक। बायोसिंथेटिक का मतलब होता है यहाँ पर एंजाइम्स के प्रेजेंस में सिंथेसिस, डिफरेंट सब्सटेंस को सिंथेसाइज किया जाता है और उनसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं। यहाँ पर जैसे एक वर्ड दे रखा है प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस एक टाइप का एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे अमीनो एसिड्स से मिलकर के एक बड़ी चेन बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की ये डेफिनेशन होती है, द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। और दूसरा इसका फंक्शन हो गया कैटाबोलिक। कैटाबोलिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है। कैटाबोलिक प्रोसेस में एक बड़े मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है और स्मॉलर या सिंपलर कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो वर्ड है, मैं बता देता हूँ आपको कि मान लिया ये हमारे पास में एक सेल है और इस सेल में यहाँ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, बीच में यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें एनर्जी जो प्राप्त होती है वो होती है ग्लूकोज से, यानी कि हमारा फूड होता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू सेल में ट्रांसफ़र हो गया। मान लिया यहाँ पर ये ग्लूकोज फूड आ गया। अब ये ग्लूकोज फूड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये इसी साइटोप्लाज्म के अंदर दो मॉलिक्यूल पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि ग्लूकोज का पायरिक एसिड में कन्वर्ट होना ही कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके बाद में ये जो पायरिक एसिड बनते हैं, ये पायरिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं इसमें जो मैट्रिक्स है, इट आल्सो एक्ट्स स्टोर हाउस ऑफ रॉ मटेरियल्स। डिफरेंट एसेंशियल मटेरियल्स को ये स्टोर करता है और जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा साइक्लोसिस ये एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, जो कि एक्टोप्लाज्म से एंडोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म में हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट, सेल ऑर्गेनेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ शूडोपोडिया इन अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड सेल्स होती है, जैसे अमीबा है तो उसमें शूडोपोडिया बनते हैं। इसके अलावा हमारी WBC ल्यूकोसाइट्स होती है, उनमें भी शूडोपोडिया बनते हैं। तो वो मैट्रिक्स के थ्रू ही बनते हैं, साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हम देखें तो जो अदर स्ट्रक्चर है इसकी, these lie in cytoplasm and are two types, cell organelles and cell inclusion। तो सेल ऑर्गेनेल्स ये हम पहले बता चुके हैं आपको। मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल के अलावा अदर लिविंग कंपोनेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो साइटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल और मैट्रिक्स, या हम मैट्रिक्स की जगह ले सकते हैं सेल इंक्लूजन, जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस और वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड होते हैं। तो आगे हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो दीज आर लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है या मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। दीज आर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। स्टूडेंट से हम यहाँ पर एक बार फिर से सेल के डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि न्यूक्लियस है,
ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स के अलावा बहुत सारी स्ट्रक्चर्स इंडिकेट हो रही है यहाँ पर, जैसे कि राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये सेंट्रियोल है, इसके अलावा यहाँ पर ये गोल्गी बॉडी है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सभी स्ट्रक्चर लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है और ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और इन फंक्शन की इन सेल ऑर्गेनेल की स्टडी हम वन बाय वन करेंगे। तो दीज इन्वॉल्व इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक बायोसिंथेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। सिक्रेशन, ये सिक्रेशन होता है डिफरेंट एंजाइम्स का, इसके अलावा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, स्टेरॉइड्स का सिक्रेशन होता है। डाइजेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, जैसे डाइजेशन है तो लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन है तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मूवमेंट है तो इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, माइक्रोबॉडीज होती है, लोकोमोशन है। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल है वो इसमें डिफरेंट फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम इनकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा क्रूशियल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द सेल, मोस्ट ऑफ दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये सभी सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन लेस भी होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड आर एब्सेंट। तो स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। तो दीज डिवाइडेड इन साइटोप्लाज्म इनटू वेरियस कंपार्टमेंट वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ गो ऑन सिमुलेशनली। दीज इंक्लूड, तो सबसे पहले हमारे पास में जो सेल ऑर्गेनेल आता है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ER। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी के बारे में अगर बात करें तो इसको डिस्कवर्ड किया गया था पोर्टर और कॉरकर, दो साइंटिस्ट थे जिनमें से मैन पोर्टर है इसका हेल्पर था। इन्होंने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, मीन्स इन्होंने साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाली ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा और इनका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। तो इनकी अगर पोजीशन देखें तो ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, जैसे हमारे मैमल्स हैं जो कि स्तनधारी होते हैं, तो उनकी RBC में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क, यानी कि इसकी स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ऑफ ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड एंड विदाउट राइबोसोम। डिफरेंट स्टूडेंट्स ये विदाउट राइबोसोम यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो हमें ये दो टाइप की दिखती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लिया ये एक सेल है और इस सेल के बीच में यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये 3 डायमेंशनल है। तो यानी कि इसमें यहाँ से एक कट लगाया गया है और ये हमको यहाँ से दिखाया गया है, यानी कि ये कटी हुई स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके और देख सकते हैं कि मान लिया यहाँ पर ये सेल है और ये न्यूक्लियस यहाँ पर बीच के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। तो कुल मिला के ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई रहती है और सेल का एक एंडोस्केलेटन बनाती है। तो इसके जो पार्ट होते हैं देखिए न्यूक्लियस की, और ये जो स्ट्रक्चर्स बनती है इनको बोलते हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी के ऊपर यहाँ पर ये ब्लैक कलर में डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, सारे के सारे क्या हैं, ये हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यहाँ पर ये राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट कलर में दिखा रखी है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है, यहाँ पर ये रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स होती है, इनमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स 3 कंपोनेंट होते हैं इसके। ये यहाँ पर सेक्स होते हैं, इनको हिंदी में कुंड बोलते हैं। कुंड जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि इंडेंट बनाते हैं अंदर की ओर, और इसके पीछे की ओर यहाँ पर वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स में भी कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर का जो पार्ट होता है उनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के ऊपर
राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए ट्यूब्यूल्स वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर इसके 3 जो कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उनको अलग से डायग्राम में दिखा रखा है। आपको ये डायग्राम बनाने हैं दोनों, ये डायग्राम भी आपको बनाना है और ऊपर वाला ये डायग्राम भी आपको नोटबुक में बनाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यह है सिस्टर्नी, और हम आप देख सकते हैं इसके ऊपर ब्लैक कलर की डॉटेड स्ट्रक्चर लगी हुई है, इनको बोलते हैं हम राइबोसोम। और ये लेमिली होती है, लेमिली का मतलब है इनका जो कवरिंग पार्ट होता है। अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी की तरह ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो 3 लेयर्स में ये होती है, 2 लेयर फास्फोलिपिड की होती है और इनके बीच में प्रोटीन होते हैं। तो दूसरा पार्ट है इसका वेसिकल्स, इनके ऊपर भी राइबोसोम लगे होते हैं। कुल मिलाकर के सिस्टर्नी और वेसिकल ये दोनों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट बनाते हैं, जबकि ट्यूब्यूल्स से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड एंड विदाउट राइबोसोम, इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। और दूसरा पार्ट आता है इसका सिस्टर्नी, ये 2 लेयर्ड होती है स्ट्रेड विथ राइबोसोम, राइबोसोम इनके ऊपर लगे हुए रहते हैं। और तीसरा पार्ट है वेसिकल्स, ये ओवल शेप में होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट थ्रू द साइटोप्लाज्म स्पेशली इन द एंडोप्लाज्म। ये आमतौर पर ये एंडोप्लाज्म में सिचुएटेड होती है और सेल का एंडोस्केलेटन बनाती है, कंकाल बनाती है, ढांचा बनाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक सेल ऑर्गेनेल होता है। तो इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में और मैमेलियन आरबीसी में भी ये एब्सेंट होती है। केमिकली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपोप्रोटीनस और ट्राइलेमिलर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। इसके अलावा हम आगे इसके फंक्शन की बात करें, पहले डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन SER यानी कि जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, RER जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम स्मूथ में एब्सेंट हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन देखें, देखिए फंक्शन पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा राइबोसोम के ऊपर होता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड जो कि एक फैट होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, लिपिड सिंथेसिस के लिए। कंपोनेंट देखें तो मेनली इसमें सिस्टर्नी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, गलत है। सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है, तो यहाँ पर आप चेंज करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्यूब्यूल्स, इसकी जगह आप लिखेंगे ट्यूब्यूल्स। और यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें मेनली आप लिखेंगे सिस्टर्नी। तो यहाँ पर सिस्टर्नी की जगह ट्यूब्यूल्स और यहाँ पर ट्यूब्यूल्स की जगह सिस्टर्नी आएगा। ऑक्यूरेंस देखें तो इसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसाइज के लिए ये लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एडिपोसाइट्स स्पेशली फैट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एडिपोसाइट फैट सेल्स को बोलते हैं। और प्रोटीन सिंथेसाइज सेल जो कि प्लाज्मा सेल्स होती है और प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ स्टूडेंट्स अगर हम इनका देखें तो एंटीबॉडीज़ हमारी ल्यूकोसाइट का पार्ट होता है, WBC का पार्ट होता है। और WBC मॉडिफाई होकर के प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब हम इसके फंक्शन देखें अगर 1 by 1, तो इट एक्ट्स एज ए सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ऑफ मटेरियल्स ऑफ स्पेशली प्रोटीन। तो प्रोटीन का ये ट्रांसपोर्टेशन करती है बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट एक्ट साइटोस्केलेटन। ये हम पहले बता चुके हैं कि सेल का ये साइटोस्केलेटन मीन्स अंतःकंकाल बनाती है, अंदर का ढांचा तैयार करती है जिससे एक सेल की प्रॉपर शेप बनी हुई रहती है। प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम, राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस करती है। दैट इज प्रोटीन में बी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इस प्रोसेस को यानी कि सेल मेम्ब्रेन, नई सेल मेम्ब्रेन का जो बनना होता है उसको बोलते हैं हम
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं भाई एक सेल है वो अदर सेल्स में डिवाइड होती है, सेल डिवीजन करती है। तो सेल डिवीजन होने पर जो न्यू सेल्स फॉर्म होती है उन न्यू सेल्स की मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही फॉर्मेट होती है, बनती है। और एक्ट्स एज एंजाइम, इसके अलावा एंजाइम और हार्मोन सिक्रेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। जबकि एससीआर अगर देखें तो ये इन्वॉल्व होती है बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड के बायोसिंथेसिस में। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स के लिए भी सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा इट प्रोवाइड लार्ज, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्ज सरफेस एरिया। हमने डायग्राम के थ्रू हमने ये देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है, और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूक्लियस। तो कंप्लीट सेल के अंदर हम देख सकते हैं तो न्यूक्लियस से यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखी है ये पूरी की पूरी क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आप देख सकते हैं इसमें कि ये न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई है। तो इसलिए ये एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाती है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कराती है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाती है, जो कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उनमें हेल्प करता है। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट, हम देख सकते हैं यहाँ पर एससीआर ऑफ लीवर सेल्स। लीवर का काम, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है लीवर का, और वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हाई पॉइजनस सब्सटेंस को लेस पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। तो हमारे लीवर का काम एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। हम जब फूड लेते हैं तो फूड डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद में ये सीधा पहले लीवर में ट्रांसफ़र होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और हेपेटिक जो वर्ड लिया गया है वो लीवर के लिए लिया गया है। तो लीवर फूड पहले लीवर में जाता है, वहाँ पर ये हाई पॉइजनस सब्सटेंस लेस पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, मीन्स वहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है। उसके बाद में ये ब्लड के थ्रू हार्ट में और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया कि जो एससीआर है लीवर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल आता है राइबोसोम। तो अभी हमने राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया है कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जहाँ जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले तो हम इसकी पोजीशन देखें तो ये सेल में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सेल ऑर्गेनेल होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में इस राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो स्टूडेंट से हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, लेकिन राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस है, तो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेन लेस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है राइबोस आरएनए। राइबो, इसके आरएनए के अंदर एक राइबो शुगर होती है और प्रोटीन, तो दोनों को मिलाकर यानी कि आरएनए और प्रोटीन दोनों को मिलाकर के बना है वर्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन यहाँ पर हम इसका देखें डायग्राम के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने वाला राइबोसोम होता है 70S। ये S यहाँ पर एक स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है, सेडिमेंशन के बेस पर इसको रखा गया है। और यहाँ जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर राइबोसोम होता है 80S। ये एक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इसके अलावा इनकी सब यूनिट होती है, दो मेन सब यूनिट होती है, आगे इन सब यूनिट की भी और सब यूनिट बनती है। तो अगर प्रोकैरियोटिक में देखें तो यहाँ पर इसकी 2 सब यूनिट होती है, आपको इनको टोटल नहीं करना है स्टूडेंट, ध्यान कर लेना, ये स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक में देखें तो इसकी बड़ी सब यूनिट होती है 50S और छोटी सब यूनिट होती है 30S। और यूकैरियोटिक में अगर देखें तो बड़ी सब यूनिट होती है 60S और छोटी सब यूनिट होती है 40S। टोटल नहीं करना है।
इसके अलावा अगर राइबोसोम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ते कब हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमने बता दिया भाई प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के ऊपर होता है। तो ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाती है। तो जुड़ने पर इनकी जो लेंथ बनती है यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर 200 से 290 एंगस्ट्रम ये इसकी लेंथ बनती है, और अगर इसकी विड्थ देखें तो ये बनती है 170 से 210 एंगस्ट्रम, जबकि यूकैरियोटिक में लेंथ देखें तो 300 से 340 एंगस्ट्रम। एक अगर एंगस्ट्रम की बात करें तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ देखें तो वो है हमारे पास में 200 से 240 एंगस्ट्रम। तो अगर हम इसका डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों की जो सब यूनिट होती है वो आपस में किस तरह से अटैच होती है एक्चुअल कंडीशन में। तो एक्चुअल कंडीशन में स्टूडेंट्स ये राइबोसोम ऐसा होता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्मॉल सब यूनिट है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, ये स्मॉल सब यूनिट हो जाएगी आपके 30s, और अगर ये बड़ी है तो प्रोकैरियोटिक के लिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 50s। लेकिन अगर यूकैरियोटिक के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक के लिए छोटी सब यूनिट होगी आपके 40s, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 60s। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का। आगे चलते हैं, 2 टाइप ऑफ राइबोसोम, 2 टाइप का राइबोसोम होता है, ये हम बता चुके हैं आपको। किसके बेसिस पर, ये सेडिमेंशन के बेसिस पर होता है। सेडिमेंशन को हिंदी में अवसादन कहते हैं। कोफिशिएंट अवसादन गुणांक होता है ये 70s इन प्रोकैरियोटिक और 80s इन यूकैरियोटिक। स्ट्रक्चर देखें तो ईच राइबोसोम वाज फॉर्म्ड 2 अनइक्वल कंपोनेंट। 70s राइबोसोम इज फॉर्म्ड 50s एंड 30s सब यूनिट, वाइल 80s राइबोसोम इज फॉर्म्ड 60s एंड 40s सब यूनिट। ये 2 सब यूनिट होती है। फंक्शन देखें तो राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो आर कॉल्ड ए प्रोटीन फैक्ट्री और इंजन ऑफ सेल। तो स्टूडेंट ध्यान कर लेना, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। हम पहले ही बता चुके हैं जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा आरएनए से होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और उससे प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन बनने का जो फंक्शन होता है वो हमेशा राइबोसोम की यूनिट्स के ऊपर होता है, राइबोसोम के ऊपर होता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। थैंक्स।